हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी का जो है लेसन 2 जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। इस चैप्टर का थ्योरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के सेशन में हल करेंगे और इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें को समझेंगे और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को भी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो पूरा सेशन आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें में सबसे पहले समझेंगे जनसंख्या क्या होते हैं। तो देखिए, जनसंख्या देखिए किसी निश्चित क्षेत्र जैसे हो गया, देखिए देश हो गया, राज्य हो गया, प्रदेश हो गया, ग्राम हो गया इत्यादि। तो किसी निश्चित क्षेत्र में देश, राज्य, प्रदेश, ग्राम इत्यादि में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो लोगों की जो है कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या का परिभाषा आप लोग याद रखिएगा कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत देश का जनसंख्या निकाल सकते हैं या राज्य का या प्रदेश का या गाँव में। तो निवास करने वाले लोगों की जो कुल संख्या होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। देखिए, विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण समान रूप से है या असमान रूप से? तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है असमान रूप से है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए देखिए विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% भाग, यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग देखिए समस्त स्थलीय भाग का, यानी कि समस्त जितना स्थल भाग है, स्थलीय भाग के 10% भाग पर ही निवास करते हैं। यानी कि स्थल भाग के 10% स्थलीय भाग पर ही विश्व के 90% जनसंख्या निवास करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि कुल स्थल का जो है 10% भाग पर ही जो है विश्व के 90% जनसंख्या निवास करते हैं। ठीक है? तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए क्वेश्चन के रूप में लिया गया हुआ है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। जैसे देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत देखिए जी या देश के निकालेंगे देश आएगा, राज्य के निकालेंगे तो राज्य आएगा, प्रदेश का निकालेंगे तो प्रदेश आएगा, उसके बाद देखिए ग्राम निकालेंगे तो ग्राम आएगा। ग्राम की जनसंख्या जिस क्षेत्र को निकालेंगे, तो किसी निश्चित क्षेत्र के जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी निश्चित क्षेत्र की के जो है जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व किसी निश्चित क्षेत्र में या देश की जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो देश की जनसंख्या कुल जनसंख्या लेंगे, उसके बाद देखिए राज्य की निकालेंगे तो राज्य का, प्रदेश की निकालेंगे तो प्रदेश का, ग्राम का निकालेंगे तो ग्राम का। तो किसी निश्चित क्षेत्र के जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है, देखिए प्रदेश की कुल जनसंख्या यानी जिस प्रदेश की जनसंख्या निकालेंगे, वो प्रदेश की कुल जनसंख्या और प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या और प्रदेश प्रदेश का जो है कुल क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में आप लोग याद रखिएगा, किसी निश्चित क्षेत्र के जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व बराबर याद रखिएगा, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होते हैं देखिए, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखिए, किसी दिए गए समय में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी किसी दिए गए समय में जनसंख्या के आकार में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो उसी जनसंख्या क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी दिए गए समय में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि जो होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। देखिए, जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कब होता है? देखिए, जब किसी देश या प्रदेश में दो समय अंतरालों के मध्य या तो जन्म दर देखिए, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। तो जन्म दर क्या होगा? मृत्यु दर से अधिक होगा, या दूसरे दूसरे देशों या प्रदेशों में लोग उस प्रदेश से में क्या करते हैं? अस्थायी रूप से बस जाते हैं, तो उसे जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कहते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि देखिए जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि में क्या होगा? जब किसी देश या प्रदेश
प्रदेश में 2 समय अंतराल हो, 2 समय अंतराल या पहला समय क्या होगा, 2 समय अंतराल के मध्य क्या होगा, जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक होगा। यानी कि मृत्यु दर कम हो रहा है और जन्म दर अधिक हो रहा है, तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा। या क्या होगा कि दूसरे दूसरे देश या प्रदेश से लोग उस देश या प्रदेश में अस्थायी रूप से आकर प्रवास कर जाएँगे। या दूसरे देश या प्रदेश से लोग आकर उस देश में क्या हो जाएँगे, उस प्रदेश में आकर बस जाएँगे तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि के बारे में याद रखिएगा कि जब किसी देश या प्रदेश में 2 समय अंतरालों के मध्य या तो जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होगा, या जन्म दर क्या होगा, मृत्यु दर से अधिक होगा, या दूसरे देशों या प्रदेशों के लोग उस देश या प्रदेश में अस्थायी रूप से प्रवास कर जाएँगे, यानी आकर बस जाएँगे, तो उसे जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या होते हैं? देखिए, जब किसी क्षेत्र में जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, जन्म दर क्या होगा? जन्म दर मृत्यु दर से कम होगा, या उस क्षेत्र के लोग अन्य क्षेत्र में प्रवास, या उस क्षेत्र के लोग क्या होगा? उस क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में प्रवास कर जाएँगे, यानी कि जाकर बस बस जाएँगे, तो ऐसी स्थिति को जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दोनों आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतराल जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो है अंतराल जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। तो जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतराल जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। देखिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बराबर क्या होता है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर, उसके बाद जो बच जाएगा वो क्या होगा, जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि होता है। उसके बाद देखिए, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होता है कि देखिए, जब जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो उसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जब जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो उसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो आप लोग जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है और इसी रूप में पूछा जाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताएँ। तो देखिए, प्रति हज़ार बच्चों पर 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यानी कि प्रति हज़ार बच्चों पर 1 वर्ष में जितने बच्चे जीवित रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। अब देखिए, जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है, जन्म दर से क्या होती है? जनसंख्या बढ़ती है और जन्म दर को नियंत्रण कर सकते हैं, और जन्म दर को नियंत्रण भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मृत्यु दर क्या होता है? देखिए, प्रति हज़ार बच्चों पर 1 वर्ष में मृत बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो प्रति हज़ार बच्चों पर 1 वर्ष में मृत बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और देखिए, मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है, मृत्यु दर को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, मृत्यु दर को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आप लोग याद रखिएगा। देखिए, जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया। तो देखिए, तो जन्म दर के बारे में याद रखिएगा, प्रति हज़ार बच्चों पर 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, और मृत्यु दर में क्या हो जाएगा, प्रति हज़ार बच्चों पर 1 वर्ष में मृत बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। देखिए, जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है। देखिए, जन्म दर को नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दर को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार अंतर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है देखिए, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, प्रवास देखिए, कि किसी व्यक्ति के समूहों द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। यानी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह जिस स्थान पर निवास करते हैं, वहाँ से वो जब चले जाते हैं, अस्थायी रूप से चले जाकर दूसरे स्थान पर बस जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। तो प्रवास के बारे में आप लोग याद रखिएगा, किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। देखिए, तो प्रवास के बारे में याद रखिएगा। देखिए, उसके बाद है देखिए, आप्रवास तथा उत्प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो आप्रवास और क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है, दोनों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अप्रवास, तो अप्रवास कहिए, आप्रवास कहिए। देखिए, एक देश के अंदर किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से जनसंख्या के आने को आप्रवास या अंतर्देशांतरण कहते हैं। यानी कि एक देश के अंदर ही जब किसी स्थान पर जो है किसी दूसरे स्थान से, एक देश के अंदर ही किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से जनसंख्या आने को क्या कहते हैं? आप्रवास या अंतर्देशांतरण, यानी कि देश के अंदर ही स्थानांतरण हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी को कहते हैं आप्रवास। तो आप लोग याद रखिएगा, एक देश के अंदर किसी स्थान पर किसी दूसरे देश से जनसंख्या के आने को
आप्रवास या अंतर्देशांतरण कहते हैं। देखिए, आप्रवास करने वाले व्यक्ति को अप्रवासी कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप्रवास करने वाले अप्रवास यहाँ पर होगा अप्रवास, अप्रवास करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अप्रवासी कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा अप्रवास करने वाले व्यक्ति को अप्रवासी कहते हैं। उसके बाद देखिए उत्प्रवास क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति देखिए जब कोई व्यक्ति या यहाँ पर देखिए रिपीट हो गया है, व्यक्ति के समूह जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति के समूह अपने निवास स्थान को दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से छोड़ता है। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति के समूह जो है कि अपने निवास स्थान है कि जहाँ पर वो निवास करते हैं, उस निवास स्थान को दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से क्या करता है, छोड़ता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को उत्प्रवास कहते हैं, ठीक है? अर्थात देखिए अपने निवास स्थान को छोड़ना उत्प्रवास कहलाता है। अपने निवास स्थान को छोड़ना क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है और देखिए उत्प्रवास करने वाले व्यक्ति को उत्प्रवासी कहते हैं। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा, उत्प्रवास करने वाले व्यक्ति को उत्प्रवासी कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के रूप में लिया गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं? एग्ज़ाम में पूछा जाता है अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं? या पूछा जाता है अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में अंतर बताएँ, तो अंतर भी पूछे तो आप लोग को इसी तरह लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे अपकर्ष कारक क्या होता है? देखिए, प्रवास के हुए कारक जो किसी व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में, यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं, उस उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं। जब जहाँ पर रहते हैं उस स्थान की तुलना में दूसरे स्थान पर बसने के लिए क्या करते हैं, अधिक आकर्षित करते हैं। तो ऐसे कारक को यानी कि ऐसे जो कारण होते हैं उसी को अपकर्ष कारक कहलाते हैं, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा प्रवास के हुए कारक जो किसी व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं, अपकर्ष कारक कहलाते हैं। देखिए इसके अंतर्गत के काम के बेहतर अवसर अपकर्ष कारक के अंतर्गत देखिए काम के बेहतर अवसर हो गया, रहन-सहन की अच्छी दशाएँ हो गए रहन-सहन की अच्छी दशाएँ हो गया, उसके बाद देखिए शांति और स्थायित्व हो गया, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु आते हैं। तो अपकर्ष कारक के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। काम के बेहतर अवसर क्या करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद देखिए रहन-सहन की अच्छी दशाएँ भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शांति और स्थायित्व ये भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद देखिए जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु ये सभी अपकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए प्रतिकर्ष कारक, देखिए प्रवास के हुए कारक जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित यानी कि बाध्य करते हैं कि इस तरह से रुकावट उत्पन्न करते हैं कि व्यक्ति क्या करते हैं अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत देखिए बेरोज़गारी, जहाँ पर बेरोज़गारी अधिक होते हैं, लोग क्या करते हैं उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं। तो बेरोज़गारी कौन-सा कारक हो गया? प्रतिकर्ष कारक हो गया। उसके बाद देखिए रहन-सहन की निम्न दशाएँ हो गया, राजनीतिक उपद्रव हो गया, प्रतिकूल जलवायु हो गया, प्राकृतिक आपदाएँ हो गया, महामारियाँ तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन किसके अंतर्गत आते हैं? प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आप लोग अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जीवन प्रत्याशा, तो देखिए प्रति हज़ार जनसँख्या पर उत्तराजीवी जनसँख्या अर्थात प्रति हज़ार जनसँख्या पर उत्तराजीवी जनसँख्या अर्थात जनसँख्या की जीवित रहने की एक औसत आयु अर्थात जनसँख्या के जीवित रहने की एक औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाता है। तो जीवन प्रत्याशा बराबर याद रखिएगा, प्रति हज़ार जनसँख्या पर उत्तराजीवी जनसँख्या अर्थात जनसँख्या की जीवित रहने की एक औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाता है। तो जीवन प्रत्याशा भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए क्वेश्चन है उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान के बारे में बताएँ। तो उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए उद्गम स्थान क्या होता है? वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, चले जाते हैं, उद्गम स्थान कहलाता है। तो याद रखिएगा वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, उसे क्या कहलाता है? उद्गम स्थान कहलाते हैं। जबकि जिस स्थान पर जाकर लोग बसते हैं, लेकिन उस स्थान को गमन करने के बाद जिस स्थान पर बसते हैं, उस स्थान को गंतव्य स्थान कहते हैं। तो उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, उद्गम स्थान कहलाता है, जबकि जिस स्थान पर जाकर लोग बसते हैं, उस स्थान को गंतव्य स्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जनसंख्या विस्फोट, तो देखिए जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या समय के साथ तेज़ी से बढ़ती है, जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या समय के साथ तेज़ी से बढ़ती है,
तो ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या समय के साथ क्या होते जा रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में याद रखिएगा कि जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या समय के साथ तेज़ी से बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। उसके बाद देखिए, जनसंख्या वितरण के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें। तो जनसंख्या के वितरण के 2 विशेषताएँ देखिए, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या असमान रूप से वितरण होती है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या समान रूप से वितरण नहीं होते, असमान रूप से वितरण होती है। कहीं पर कम जनसंख्या होते हैं, तो कहीं पर अधिक जनसंख्या होते हैं। देखिए, जहाँ कृषि योग्य भूमि अधिक होती है, जहाँ कृषि योग्य भूमि अधिक होती है, वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं कि जहाँ कृषि योग्य भूमि अधिक होते हैं, वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जनसंख्या वितरण की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें, तो विशेषताओं में याद रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या असमान रूप से वितरण होती है। उसके बाद देखिए, जहाँ कृषि योग्य भूमि अधिक होती है, वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद देखिए, जनसंख्या वृद्धि होने के 5 कारण बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि होने के 5 कारण, तो देखिए, जनसंख्या में वृद्धि होने के 5 कारण निम्न है, जो इस प्रकार है। तो जन पहला कारण देखिए, साक्षर में कमी। साक्षर में कमी होने से भी जनसंख्या बढ़ते हैं। चिकित्सा में सुधार होने से मृत्यु दर में कमी हो जाती है, जिससे जनसंख्या बढ़ती है। बाल विवाह से भी जनसंख्या बढ़ते हैं। उसके बाद कि कम मृत्यु दर होने पर भी जनसंख्या बढ़ते हैं। अधिक जन्म दर से भी जनसंख्या बढ़ते हैं। परिवार नियोजन के प्रति लोगों की कम रुचि। यानी परिवार को नियोजन मतलब होता है परिवार को छोटा रखने की लोगों की कम रुचि के प्रति भी जनसंख्या बढ़ते हैं। तो ये क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होने के 5 कारण याद रखिएगा, साक्षर में कमी, चिकित्सा में सुधार, बाल विवाह, कम मृत्यु दर, अधिक अधिक जन्म दर, परिवार नियोजन के प्रति लोगों को कम रुचि। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है देखिए, किसी किसी देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने पर कौन-कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो किसी देश की जनसंख्या अगर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो तेज़ी से बढ़ने पर कौन-कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो देखिए, किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने पर, तो किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने पर निम्न समस्या उत्पन्न होती है, जो इस प्रकार है। पहला देखिए, उपलब्ध संसाधनों में तेज़ी से कमी होने लगती है। उस देश में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं, उसमें तेज़ी से कमी होने लगती है। लोग पर्याप्त भरण-पोषण नहीं कर पाते। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखिए, अपराध में वृद्धि होने लगते हैं। क्या होते हैं कि अपराध में वृद्धि होने लगते हैं, क्योंकि रोज़गार कम मिलते हैं, जिसके कारण अपराध में वृद्धि होने लगते हैं। देखिए, चिकित्सा का स्तर निम्न होने लगती है, चिकित्सा का स्तर निम्न होने लगती है, बेरोज़गारी हो गया, भुखमरी हो गया की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इस स्थिति में क्या होता है कि बेरोज़गारी, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद देखिए, महामारी तथा गृह युद्ध, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा गृह युद्ध। महामारी तरह तथा गृह युद्ध जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। जिससे क्या होता है कि महामारी तथा गृह युद्ध जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद देखिए, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने पर कौन-कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विश्व में विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 वर्गों में रखा गया है। देखिए, भौतिक कारक के अंतर देखिए, इसके अंतर्गत देखिए, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएँ आते हैं। तो याद रखिएगा, जनसंख्या वितरण को परिवर्तन करने वाले भौतिक कारक के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, उसके बाद देखिए मृदाएँ आते हैं। उसके बाद देखिए, आर्थिक कारक के अंतर्गत देखिए, वे कारक जो अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं, उसे आर्थिक कारक कहते हैं, ठीक है? देखिए, इसके अंतर्गत खनिज पदार्थों की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकरण आते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, सामाजिक कारण, तो देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, देखिए, प्राचीन परंपराएँ, धार्मिक आस्था तथा भाषा आदि जनसंख्या को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 देशों के नाम लिखिए, 10 देशों के नाम लिखिए जिसमें विश्व की जनसंख्या का 60% भाग निवास करते हैं। मतलब विश्व का जितना जनसंख्या है, उस 10 देशों में ही निवास करते हैं, उस 10 देशों का क्या करना है, नाम लिखना है। तो याद रखिएगा, भारत हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, बांग्लादेश हो गया, रूस हो गया, मेक्सिको हो गया। इन 10 देशों के नाम आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन है। तो दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है देखिए, जननांकिकीय संक्रमण से आप क्या समझते हैं? जननांकिकीय संक्रमण से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांत एवं दशाएँ
दशाएँ का वर्णन करें। तो जननांगीय संक्रमण से क्या समझते हैं? इसके सिद्धांत एवं दशाएँ का वर्णन करें। तो देखिए जननांगीय संक्रमण, तो जननांगीय संक्रमण देखिए यह एक सिद्धांत है। तो याद रखिएगा कि जननांगीय संक्रमण क्या? जननांगीय संक्रमण एक सिद्धांत है जिसका उपयोग करके किसी किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है। तो जननांगीय संक्रमण के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि जननांगीय संक्रमण एक सिद्धांत है जिसका उपयोग करके जिसका उपयोग करके किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है एवं उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है और उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है किसके अंतर्गत? तो जननांगीय संक्रमण के अंतर्गत। तो जननांगीय संक्रमण के बारे में याद रखिएगा कि जननांगीय संक्रमण एक सिद्धांत है, यह एक सिद्धांत है जिसका उपयोग करके किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है और उसका उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। देखिए जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत, महत्वपूर्ण आधार। तो देखिए जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत कौन-कौन है? देखिए जन्म दर, मृत्यु दर तथा इसके अंतर से होने वाली जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से जो जनसंख्या होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा कि जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत याद रखिएगा। तो सिद्धांत कहता है कि जन्म दर, मृत्यु दर तथा इसके अंतर से होने वाली जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जननांगीय संक्रमण, तो जननांगीय संक्रमण उसके बाद देखिए इसे क्या समझते हैं? सिद्धांत, इसके सिद्धांत हो गया। देखिए जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत को ही महत्वपूर्ण आधार भी कहते हैं। अवस्थाएँ के बारे में पढ़ना है। तो देखिए अवस्थाएँ, तो देखिए जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाएँ हैं, तो याद रखिएगा जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाएँ हैं जो इस प्रकार है। देखिए प्रथम अवस्था इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च होती है। तो याद रखिएगा जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च होती है? तो याद रखिएगा प्रथम अवस्था में। देखिए अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। अधिकांश जनसंख्या क्या होता है कि कृषि कार्य में संलग्न होती है, जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, शिक्षा का स्तर निम्न होता है। शिक्षा का स्तर क्या होता है? निम्न होता है, भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, और महामारियों की स्थिति उत्पन्न होती है। तो महामारियों की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जननांगीय संक्रमण के प्रथम अवस्था में के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च होती है, अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न होती है। उसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है, शिक्षा का स्तर निम्न होता है, भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है और महामारी की स्थिति होती है। उसके बाद देखिए द्वितीय अवस्था, इस अवस्था की शुरुआत में प्रजनन दर उच्च होती है। द्वितीय अवस्था की शुरुआत में प्रजनन दर उच्च होती है, लेकिन समय के साथ धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाती है देखिए स्वास्थ्य में सुधार हो जाती है, मृत्यु दर कम हो जाती है, जनसंख्या का तीव्र वृद्धि होती है और जनसंख्या का तीव्र वृद्धि होती है। ये जननांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था के बारे में याद रखिएगा, इस अवस्था की शुरुआत में प्रजनन दर उच्च होती है, लेकिन समय के साथ धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाती है। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य में सुधार हो जाती है, मृत्यु दर कम हो जाती है और जनसंख्या का तीव्र वृद्धि होता है। और तृतीय अवस्था में देखिए, इस अवस्था में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों में तेज़ी से गिरावट आ जाती है। यानी कि जननांगीय संक्रमण की जो तृतीय अवस्था होता है, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर में दोनों में तेज़ी से गिरावट आ जाती है। जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है। उसके बाद देखिए अधिकांश जनसंख्या शिक्षित होने लगता है और अधिकांश जनसंख्या शिक्षित होने लगता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। तो विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। तो देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक किस प्रकार है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, एक नंबर में देखिए जल की उपलब्धता, उसके बाद देखिए भू आकृति, उसके बाद जलवायु, उसके बाद मृदाएँ। तो सभी के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए जल की उपलब्धता, देखिए जल मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती है। जल क्या होती है कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग पीने के लिए, कृषि में सिंचाई के लिए, उसके बाद देखिए पशुओं के लिए तथा औद्योगिक कार्यों इत्यादि में किया जाता है। तो जल के बारे में याद रखिएगा कि जल मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग पीने के लिए हो गया, कृषि में सिंचाई के लिए, उसके बाद देखिए पशुओं के लिए तथा औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। इसलिए जल जल जनसंख्या को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जल जनसंख्या को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। उसके बाद देखिए भू आकृति।
देखिए भू आकृति जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। भू आकृति यानी कि भूमि की आकृति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। देखिए विश्व के समतल मैदानी भागों में यानी कि जहाँ पर समतल मैदानी भाग होते हैं, अधिक लोग बसे मिलते हैं। याद रखिएगा विश्व के समतल मैदानी भागों में अधिक लोग बसे मिलते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि कार्यों के लिए, सड़क निर्माण तथा उद्योग की स्थापना के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। उसके बाद देखिए है जलवायु जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जलवायु भी क्या करते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। देखिए जिस क्षेत्र की जलवायु अधिक ठंड या गर्म होती है, वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या अधिक ठंड होती है, अधिक गर्म होती है, वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। जबकि मानसून एवं शीतोष्ण प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करती है। जबकि मानसून तथा शीतोष्ण प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो उसके बाद देखिए मृदाएँ, देखिए उपजाऊ मिट्टी कृषि का आधार होती है, तो याद रखिएगा उपजाऊ मिट्टी कृषि का आधार होती है, इसलिए फसल के लिए उपयुक्त मृदा वाले स्थान पर अधिक लोग मिलते हैं। इसलिए फसल के लिए उपयुक्त मृदा वाले स्थान पर अधिक लोग मिलते हैं। तो ये रहा आज का सेशन आप लोग का समाप्त हो चुका है। लेसन 2 जो है, लेसन 2 का जो है थ्योरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पार्ट 2 में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हट हल करेंगे। तो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।